नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी की सभी संपत्तियों को एक यूनिक डिजिटल पहचान देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार जल्द ही दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने जा रही है और शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली की हर आवासीय, व्यावसायिक और अन्य प्रकार की संपत्तियों का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा और प्रत्येक संपत्ति के लिए इंसानों के आधार कार्ड की तरह एक यूनिक प्रॉपर्टी आधार कार्ड जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि जैसे आधार कार्ड ने नागरिकों की पहचान को प्रमाणिक बनाया है, उसी तरह अब हर संपत्ति की सुरक्षित और डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पेश करेगी। सरकार पहले चरण में केंद्र की स्वामित्व योजना के तहत 30 ग्रामीण गांव में ड्रोन सर्वे कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर चुकी है। अब इसी मॉडल को पूरे दिल्ली में लागू किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत प्रत्येक भवन के हर तल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे खरीद बिक्री, उत्तराधिकारी और बैंक लोन, नक्शा स्वीकृति और भूमि विवाद जैसे समस्याओं में कमी लाने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि आधुनिक ड्रोन सर्वे, डिजिटल मैपिंग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की तकनीकी सहायता से तैयार होने वाला ये रिकॉर्ड राजधानी में भूमि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाएगी। प्रबंधन से पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार पहली किस्त 28 अगस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी की जाएगी। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष आयु की महिलाओं को मिलेगा, जो कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली की स्थायी निवासी हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदन के 3 से अधिक बच्चे नहीं होनी चाहिए। अन्य पात्रता शर्तों का पालन भी आवश्यक होगा। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2026 के बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 17 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सम्मान, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने और वो अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में योगदान दे सके। तो वहीं दिल्ली में संसद परिसर के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी विवाद और गहरा गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज शनिवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट डीसीपी कार्यालय पहुंची और विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत पत्र सौंपा। दिल्ली बीजेपी के अनुसार शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि संसद के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आचरण किया है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की और पुलिस से जल्द जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बीजेपी सांसद ने बताया है कि शिकायत में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है। मामले में जांच और आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच के निर्देशों के आधार पर ही तय होगी। एफआईआर लेके रजिस्टर करने की मांग के लिए एक कंप्लेंट लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रार्थना करी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और इस पर कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और अवधेश प्रसाद जी। मैम, बीएचपी का भी प्रोटेस्ट में रहा, संत समाज ने भी आज प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर और उन्होंने कहा भी कि बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त करनी चाहिए, पप्पू यादव को संसद में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ करा है
और यही नहीं, सनातन संस्कृति पे आघात करा है। माननीय विधायक करनेल सिंह जी और माननीय विधायक अनिल शर्मा जी भी अब इस पर बाइट देंगे। FIR लेके तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक याचिका सौंपने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस याचिका पर 2 लाख से अधिक लोगों के ऑनलाइन हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इन हस्ताक्षरों के प्रिंट आउट लेकर वो 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि इस कार्यक्रम में सभी लोगों के आने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने साथ 100 ऐसे लोगों को ले जाएंगे जो पुलिस की लाठियों और जेल जाने से नहीं डरते हैं। उन्होंने इच्छुक समर्थकों से सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करने या संदेश भेजने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ये प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेगा और याचिका सौंपने का प्रयास करेगा। केजरीवाल के अनुसार ये कदम जनता की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। फिलहाल इस प्रस्तावित मार्च और याचिका सौंपने के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहले मैंने कहा था प्रधानमंत्री के नाम पिटीशन साइन करो। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन साइन किया ऑनलाइन, उनके प्रिंट आउट ले लिए मैंने। मंगलवार को 4 तारीख को सुबह 12 बजे वो सारी पिटीशन लेके मैं प्रधानमंत्री जी को देने के लिए व्यक्तिगत खुद जाऊंगा उनके घर की तरफ। सबको आने की जरूरत नहीं है, अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको डंडे से डर नहीं लगता। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोग लेके जाऊंगा जिनको जेल जाने से डर नहीं लगता। जो लोग जाना चाहते हैं मेरे को लिख देना, मेरे को टैग करके मेरे को लिख देना। 100 लोगों को साथ लेके जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ कूच करेंगे और फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की जांच स्पेशल सेल कर रही है और अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ, भ्रामक तथा उकसाने वाला कंटेंट साझा करने वाले इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और अन्य संबंधी लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पोस्ट, डिजिटल गतिविधियों और ऑनलाइन प्रसारित सामग्री की बारीकी से पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कई निजी कंपनियां भी जांच के दायरे में है और उनके डिजिटल रिकॉर्ड तथा गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में किसी भी व्यक्ति या संस्था का हिंसा भड़काने या गलत जानकारी फैलाने या कानून व्यवस्था प्रभावित करने में भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ संबंधी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नोएडा से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 2 लोगों से करीब 48 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के आकर्षण मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों को ऑनलाइन निवेश के लिए तैयार किया गया। भरोसा जीतने के बाद अलग अलग माध्यमों से उसके खाते में लाखों रुपए का रकम ट्रांसफर कर ली गई। उसके बाद ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच में साइबर पुलिस जुट गई है और संबंधी बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल भी की जा रही है। साथ ही संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज कराने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि रकम के आगे ट्रांसफर को लेकर रोका जा सके। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश योजना में पैसे लगाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करें और अनजान वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया पर मिलने वाले निवेश के प्रस्तावों पर बिना सत्यापन भरोसा ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत। तो वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में शराब की दुकान पर हंगामा और तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीणों और बड़ी संख्या में महिलाओं को शराब के ठेके पर पहुंचकर हंगामा करते हुए दुकान में रखी शराब और अन्य सामान में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। घटना के दौरान कुछ लोग शराब की बोतलें ले जाते हुए भी दिखाई दिए। मामला चारथल थाना क्षेत्र
गांव का बताया जा रहा है कि इस वर्ष गांव में देसी शराब दुकान आवंटित की गई थी, जिसका ग्रामीण और खासकर महिला शुरू से ही विरोध कर रही थी। आरोप है कि शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने दुकान में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद सेल्समैन के साथ भी मारपीट की। किसी तरह सेल्समैन मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। दुकान मालिक संजीव कुमार की शिकायत पर चारथल थाने में कई नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं ग्राम प्रधान सुशील कुमार का कहना है कि ग्रामीणों की मांग केवल इतनी है कि शराब के ठेके गांव से हटाकर दूसरी जगह रखा जाए और उनका दावा है कि घटना के समय वो मौके पर मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा की व्यस्तता के चलते पुलिस और प्रशासन के अधिकारी फिलहाल इस मामले पर आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। मामला तो था, आज एक परिवार का मामला था, हमारा झगड़ा हो गया था। उसके फैसले के लिए मैं थाने में आया था। और जो हमारे यहाँ गांव में जो विवाद था वो ठेके का विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है, वजह क्या है? उसमें विरोध ये हो रहा है कि ये ठेका सबसे पहले पौंटी में था। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद ये उन्होंने ठेका हमारे यहाँ लैचन में भेज दिया। उसके बाद एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हम भी थे, काले प्रधान भी साथ में थे। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलाएं शराब की बोतलें फोड़ रही है। हाँ, वो घटना कल हुई है। अच्छा। जबकि मैं गांव में उस टाइम में मौजूद नहीं था। मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष रजत निखारिया के घर पर आवास पर बैठा हुआ था और जो उस ठेके के मालिक थे उनसे सबसे मेरी अब आप ग्रामीणों की क्या मांग है? हमारे ग्रामीण के जो वासी हैं उन सभी महिलाओं की और सभी ग्रामीण वासियों की ये मांग है कि यह ठेका यहाँ से हटाकर इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यह इस ठेके की जो परमिशन है वो बाद में हुई। बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में तैनात एक लेखपाल पर किसान नेता को कथित तौर पर धमकी देने का आरोप लगा है। इस कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहसील परिसर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आरोप है कि वायरल ऑडियो में लेखपाल अजय मलिक भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के तहसील उपाध्यक्ष चंद्रबीर सिंह से कहते सुनाई देते हैं कि तेरे घर का घेर बना दूंगा। ऑडियो सामने आने के बाद किसान नेता चंद्रबीर सिंह संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे और एसडीएम शिकारपुर को शिकायत देकर अपनी जान को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम शिकारपुर ने मामले की जांच नायब तहसीलदार विपिन वर्मा को सौंप दी है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वायरल ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ऑडियो की सत्यता की जांच कर रहा है और इसी बीच मामला तहसील परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें अब जांच रिपोर्ट तथा प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। पत्र दिया है मेरी और लेखपाल अजय मलिक से, वो हमारे यहाँ तैनात है। उसे किसी बात को जानकारी लेने के संबंध में मैंने जब बात करी थी तो उसने मुझे धमकी दी और कहा कि घर का धुआं बना दूंगा जो तेने ज़्यादा बकवास करी तो ये जान से मार दूंगा। और उसे लेके मैंने प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को दिया है, उसकी शिकायत करी है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जांच होने के उपरांत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब आप क्या अपील करना चाहते हैं कि जो धमकी भरे लेखपाल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? इसके खिलाफ सबसे कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जो है यहाँ से निलंबित किया जाए और इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है इसके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में एसपी सिटी अमृत जैन ने खतौली थाना क्षेत्र स्थित अलकनंदा नहर मार्ग का निरीक्षण किया है और बाढ़ राहत टीम की आपातकालीन प्रतिक्रिया और क्षमता परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया। मॉक ड्रिल के दौरान नहर में एक पुतला गिरकर दुर्घटना की सूचना प्रसारित की गई और सेट के माध्यम से सूचना मिलते ही बाढ़ राहत टीम मौके पर पहुंची और निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पुतले को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान टीम के रिस्पांस टाइम और समन्वय का भी परीक्षण किया गया। एसपी सिटी अमृत जैन ने रेस्क्यू व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारी और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान
किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना से निपटने के लिए पुलिस और राहत टीम पूरी तरह से तैयार है। पुलिस का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित और दुर्घटना मुक्त संपन्न कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार निरीक्षण, मॉक ड्रिल और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि सावन माह शुरू हो चुका है। कांवड़ियों का आगमन मुजफ्फरनगर पे लगातार चल रहा है, हाईवे पे NH 58 पे भी चल रहा है और जो हमारा गंग नहर का पटरी मार्ग है वहाँ भी चल रहा है। तो आज अलकनंदा नहर पुल जो कि थाना कतौली में स्थित है, यहाँ पे क्योंकि भारी संख्या में जो पैदल कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेके चलते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, यहाँ रुकते हैं, स्नान करते हैं, शिविरों में आराम करते हैं। तो यहाँ पे घाट बना हुआ है और इस घाट में पानी काफ़ी बना रहता है सावन महीने के दौरान। तो इस घाट में एक इमरजेंसी रिस्पांस चेक किया गया था। इसमें एक डेमो जो होता है हमारा पुतला, उसको ऊपर से फेंका गया था और बिना PSC को बताए फेंका गया था। फिर रेडियो पे सूचना की गई, रेडियो के माध्यम से PSC को सूचना हुई। तो फ्लड PSC जो कि हमारे यहाँ पे लगातार तैनात है, मुस्तैद है, हमारे CO साहब यहाँ पे, CO रूपाली और सभी लोग जो यहाँ पे सेक्टर जोनल, सुपर जोनल लोग, सभी लोग तत्काल मौके पर पहुँच गए। फ्लड PSC ने, आपने देखा होगा, महज कुछ सेकेंड्स में, मिनट में भी नहीं, कुछ सेकेंड्स में ही रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी बोट के साथ तैनात होके तुरंत पानी में जाके और फिर उसमें से एक आदमी अंदर कूद के उस पुतले को बचाया, अपने साथ बोट में फिर से बिठाया, बोट से वापस लाया और तुरंत उसको, एक हमारी एम्बुलेंस भी आ गई, एम्बुलेंस में ही उसे स्ट्रेचर पर लिटा के रवाना कर दिया। तो ये रिस्पांस टाइम महज 2 से 3 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया, जो ये दिखाता है कि जो सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन है, जो पुलिस की सतर्कता है, अलर्टनेस है, वो बिल्कुल एकदम हमारी पिनेकल पे है, एकदम जोरों। कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा क्षेत्र के अशरफपुर गांव में विकास कार्य को लेकर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि सरकारी योजनाओं के तहत कराए जाने वाले कई विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितताई हुई है और कागजों का काम पूरा दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। ग्रामीणों के अनुसार सड़क, नाली और हैंडपंप, रिवोर और हैंडपंप मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और अन्य विकास कार्यों का भुगतान तो पूरा कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कई काम अधूरे हैं और या फिर हुए ही नहीं है। लोगों का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर है। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने विकास कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकरण के सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। हालांकि इन आरोपों की अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि शिकायतों की जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो बम्बा का मरम्मत नहीं होती उसका पैसा निकाल लिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता, कहीं खड़ंजा लगा है तो कहीं अधूरा पड़ा है, उसका पैसा निकाल लिया जाता है। नरेगा में जो भी काम करते हैं, 20 लोग काम किए हैं, 10 लोग का और पैसा निकल जाता है। सब लोग को तकलीफ है, कहीं पानी भरा है तो कहीं घास है, कहीं उखड़ा है। ये समस्याएं है, सत्य है। और कोई चल के आपको दिखाया जाए तो वहीं सफाई कर्मी में सगल बदबू दे रहा है, हम लोग उधर से आना जाना मेन घर के पास, ये समस्या है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।